नमस्कार। भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिले की ओर से बहुत दिनों बाद आप फिर सभी को एक बार स्वागत है आज का ये लाइव फेसबुक प्रोग्राम में। आज हमारे साथ हैं आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रক্তিम पथर जी, जो कि गुड़गांव कॉलेज शिवसागर का असिस्टेंट प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का, और भारतीय इतिहास संकलन समिति का वो असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी आसाम प्रांत का है। तो रক্তিम जी ने ऐसे रिसर्च में उसका इंटरेस्ट है और बहुत सारे रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उन्होंने लिखा है। लगभग 16 उन्होंने रिसर्च पेपर लिखे हैं। और आज जो उन्होंने जो टॉपिक जो चूज किए हैं, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। वो है कामरूप का, हमारा आसाम का। वो है महाराजा पृथु, फॉरगॉटन हीरो ऑफ एंशिएंट कामरूप। तो पहले तो रক্তিम जी, आपको हमारा जिला समिति की ओर से आपको नमस्कार। और हम लोग बहुत बहुत बैठे धन्यवाद। हैं, बहुत सुंदर एक आपके पास एक बहुत सुंदर एक जानकारी हमको मिलेगी, इसी आशा से हम बैठे हैं। तो आप शुरू कर सकते हैं रক্তিम जी। नमस्ते सबको, धन्यवाद। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट भारतीय इतिहास संकलन समिति को, और खासकर हमारे निरंजन दे जी, जो कि वहाँ के सेक्रेटरी भी हैं और बहुत ही होनहार एक हिस्ट्री के टीचर भी हैं। तो आज के इस संवाद में मुझे बुलाने के लिए आप सबको धन्यवाद पहले ही। आज जो मैं जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही मेरे ख्याल से नेग्लेक्टेड एरिया है। वैसे तो कामरूप जो है, एंशिएंट कामरूप की इतिहास हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा है। भारत के बहुत सारे लोगों को हिस्ट्री ऑफ कामरूप एंशिएंट पीरियड का खास मालूम नहीं है। जब हम हिस्ट्री ऑफ असम की बात करते हैं तो दो ही बात ज़्यादातर लोगों को पता है। एक तो है कि हमारे 16वीं सदी 15वीं और 16वीं सदी के महान हमारे संत श्रीमंत शंकरदेव जी का, और दूसरा है जो महावीर लाचित बरफुकन, जो कि मुगलों के साथ लड़ाई करते हुए उन्होंने मुगलों को परास्त किया और असम की धरती को मुगलों के हाथों से बचाया। तो ये दो विषय ज्यादातर लोगों को मालूम है, लेकिन जो आज जो विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो तो असम के इतिहासकारों ने भी इसको ज्यादातर नेग्लेक्ट किया है। तो जैसे कि आपको पता है कि आज का मेरा विषय है महाराजा पृथु, द फॉरगॉटन हीरो ऑफ एंशिएंट कामरूप। ये जो महाराज पृथु के बारे में जो सोर्सेस हैं वो मैंने कलेक्ट किया था ज्यादातर तबाकत ई नसीरी मिनहाज सिराज की, जो एक 13th सेंचुरी के एक पर्शियन क्रॉनिकल है। इसके बाद और एक है 17वीं शताब्दी के एक क्रॉनिकल है, रिजुद्दीन सलातिन। ये दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण प्राइमरी सोर्स है जो कि इस विषय के लिए मैंने व्यवहार किया है। इसके बाद ब्रिटिश के द्वारा लिखा गया बहुत सारे गजेटियर्स, खासकर रंगपुर गजेटियर्स और बंगाल गजेटियर्स, उसको मैंने सेलेक्ट किया है, सर्च किया है उसमें भी, और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज भी हमने यूज किया है। तो सब मिला के जो महाराजा पृथु के बारे में जो तथ्य मिला है उससे हमको लगता है कि महाराजा पृथु को अच्छी तरह से इतिहास में उनको स्थान नहीं दिया गया है जो कि उनको देना चाहिए था। तो ये जो है इतिहास महाराज पृथु के बारे में, वो आपको मैं थोड़ा आभास देना चाहता हूँ आज के इस विषय में। पहले तो है कि महाराज पृथु कौन था। महाराजा पृथु दो घटनाओं की वजह से भारत के इतिहास में मेरे ख्याल से उनको श्रेष्ठतम स्थान उन लोगों के बीच मिलना चाहिए जो भारत के इतिहास में हमें
आज भी लगता है कि वो आज भी उनके नाम हम लोग पढ़ते हैं। एक तो है कि बख्तियार खिलजी, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके बिहार के बहुत सारे धार्मिक स्थानों को ध्वस्त किया था, परास्त किया था वहां के स्थानीय राजाओं को। साथ ही साथ वो बंगाल में आके बंगाल में एक अपना नया शासन वहां पे आरंभ किया था और उन्हें वहां के बहुत सारे परंपराओं को ध्वस्त किया था। वो बख्तियार खिलजी को महाराज पृथु ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी में उन्हें परास्त करके नेस्तनाबूद कर दिया था। दूसरा है, दूसरी बार और एक आक्रमणकारी जो कि 1227 को आए थे कामरूप में आक्रमण करने, तो उनको भी उन्होंने ध्वस्त कर दिया था। ये दो घटना जो है मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में बहुत ही विरल है, जिसे दो आक्रांताओं को परास्त करके असम की भूमि को, कामरूप कामाख्या की भूमि को पवित्रता उन्होंने बचाई, पवित्रता रखी। तो इसीलिए मैं आपको इसके बारे में हिस्टोरिकल फैक्ट्स जो है उसके बेसिस पर दो एक बातें करना चाहता हूं। अभी रिसेंटली 2008 में एक खनन कार्य जो है, खनन एक्सकावेशन हुआ था बांग्लादेश में, बांग्लादेश आर्कियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा। तो उसमें एक बहुत ही बड़ा एक जो है रैम्पार्ट जिसको कहते हैं, एक राजधानी का रैम्पार्ट वहां पे एक्सकावेट किया गया था। बहुत सारे पैलेसेस के बिल्डिंग और बहुत सारे करीब 10 बड़े बड़े पोखर, जो टैंक बोलते हैं अंग्रेजी में, तो उसको भी उन्होंने डिस्कवर किया था। और उसमें जो लोकल्स जो नैरेटिव थे, लोकल जो ट्रेडिशंस हैं, वो लोकल ट्रेडिशन में ये उल्लेख है कि वहां पे महाराज पृथु का वहां पे राज था और उन्होंने बहुत सी दुश्मनों को परास्त करते हुए, जब वो बाद में जब खुद परास्त हो गए, तो उनकी अपना पवित्रता को बचाने के लिए वो दुश्मन के सामने समर्पित नहीं किया, सरेंडर नहीं किया, और खुद एक उसी बड़ा सा एक टैंक है जहाँ पोखर है, उसी में उसने जान दे दिया। इसके बाद उनके जो बाकी सिपाही थे, जो गार्ड्स थे, उन्होंने भी वहां पे अपना प्राण त्याग किया था। तो इससे पता चलता है कि महाराज पृथु का अस्तित्व बिल्कुल ही है और वही उन्होंने अपना प्राण त्याग किया था। तो महाराज पृथु का दूसरा नाम था विश्व सुंदर देव। विश्व सुंदर देव जी 1200 से 1228 के बीच 1200 से 1228 के बीच कामरूप के राजा हुआ करते थे और उन्होंने बचपन से ही एक साहसी जीवन जीने की कोशिश की और बाद में जब वो राजा बने, एक स्वाभिमानी राजा बन के उभरे और कामरूप की स्वतंत्रता और कामरूप की अखंडता के लिए उन्होंने जी जान मेहनत की। उसी दौरान जब वो राजा बने ही थे, कुछ ही साल हुए थे, उसी समय बख्तियार खिलजी नाम के एक आक्रमणकारी कामरूप में दाखिल होने के लिए 1205 में वो आगे आए। इससे पहले मैं थोड़ा बख्तियार खिलजी के बारे में बताना चाहता हूँ। बख्तियार खिलजी, जैसे कि आपको पता है, मैंने बोला हुआ है कि नालंदा यूनिवर्सिटी से लेके बहुत सारे धार्मिक स्थानों से लेके ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसका व्यक्तित्व जो है वो शारीरिक रूप से वो नाटा था मिन्हाज सिराज के और तबाकत की नासिरी से पता चलता है कि उसका साइज छोटा था। और वो जब यहाँ पे मोहम्मद घोरी का आक्रमण के लिए वो सेना तैयार कर रहे थे मोहम्मद घोरी द्वारा अफगानिस्तान में, तो वो भी भर्ती होने के लिए गया था वहां। वो खलजी जनजाति के थे, लेकिन उन्हें वो उस सेना में उसको नहीं लिया गया क्योंकि उसका कद छोटा था, हाथ लंबे थे लेकिन वो कद छोटे थे। बाद में जब वो रिजेक्ट हो गए, फिर मोहम्मद घोरी आके प्रथम तराइन युद्ध में परास्त हुए, फिर द्वितीय तराइन में फिर वो विजय रहे। हमारे महाराज
पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया और दिल्ली दखल किया। दिल्ली दखल करने के बाद वो स्लेव जो उनके गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप के वो वापस चले गए। तब बख्तियार खिलजी सोचे कि मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के अधीन नौकरी करूंगा। तो वो अफगानिस्तान से वही रास्ते से आए जिस रास्ते से मोहम्मद घोरी आए थे। आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के पास गए नौकरी मांगने, कि वहां भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। बाद में वो अवध के एक नवाब थे, वहां गए और वहां उनको नौकरी मिल गई। तो नौकरी मिलते ही उन्होंने अपने जो दमखम है, जो क्रूरता है, वो दिखाने शुरू किया। तो हर बार जब भी आक्रमण करते थे, वो लूट के बहुत सारे सामान लूट के ध्वस्त करके जो सामान मिलते थे वो लूट के वो चले जाते थे और नवाब को देते थे। उसमें से आधा शेयर जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी दिया करते थे। तो उसके वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक के नजर में वो बहुत ही प्रिय बन गए और इसीलिए उनको आदेश दिया कि वो बिहार 1203-4 के बीच उनको आदेश मिला कि अभी उनको बिहार और बंगाल को फतेह करना है, जीतना है। तो इसी हुक्म के द्वारा लेके वो बिहार आए और बिहार में उत्पात मचाने शुरू किया। इसके बाद बिहार जब जीता, फिर वहां से भी वो जो जितनी संपत्ति मिले थे बुद्ध विहार से, फिर मंदिरों को तोड़ने के बाद जो भी मिला था वो फिर से कुतुबुद्दीन के पास भेज दिया। फिर इसके बाद उनको और प्रमोशन दिया गया, उस इलाके का नवाब बनाया गया। फिर वो बंगाल में आए। बंगाल में उस समय एक सेना वंश के राजा लक्ष्मण सेना का राज हुआ करता था और वो लखनऊती, बाद में जिसको गौदा या गौर कहा गया, वहां पे वो रहते थे। ऐसे तबाकत-ई नासिरी में लिखते हैं कि जब उनके सेना के साथ झारखंड होके बंगाल में आए, वर्तमान लखनऊती या गौर जो बांग्लादेश में है, जब वहां आए थे तो उनको बख्तियार खिलजी की सेना जो पीछे छूट गए थे, वो और उनके साथ 17 घुड़सवार वो बहुत पहले ही आगे आ गए थे। और जब लक्ष्मण सेना के जो शहर थे वो लखनऊती, जब वो लोग वहां दाखिल हुए गेट के तरफ से, किसी ने उनके ऊपर शक नहीं जताया, क्योंकि ऐसे घुड़सवार बीच बीच में आते रहते थे जो घोड़े के व्यापारी हुआ करते थे। तो जनता को लगा, देखने वालों को लगा कि ये तो घुड़सवार कोई आक्रमणकारी नहीं है, कोई घोड़े के व्यापारी ही हो सकते हैं। तो उन्होंने भी कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप 18 घुड़सवार धीरे धीरे राजा के पैलेस तक पहुंच गए। तो राज प्रसाद के बाहर जो गार्ड रुके हुए थे, तो अचानक उन्होंने आक्रमण किया और गार्ड्स को मारने लगे। तो जब खलबली मची पैलेस में, तो अंदर उनको पता चला लक्ष्मण सेना को कि आक्रमण हो चुका है। उस समय ऐसा कहते हैं कि वो खाना खा रहे थे। खैर, खाना खाने के जब उनको पता चला तो वो खाली पैर पिछले द्वार से वो वहां से चले गए। तो ऐसा कहते हैं कि सिर्फ 18 घुड़सवारों को लेके बख्तियार खिलजी बंगाल में दाखिल हुए और लक्ष्मण सेना को परास्त किया। लेकिन ये तथ्य को जो है वो महान इतिहासकार जैन सरकार, जदुनाथ सरकार ने उनको खारिज किया है और बहुत सारे अलग अलग तथ्य दिए हैं। जो भी हो, बंगाल को जीतने के बाद वो वहां पे उत्पात चलाया, जैसे वो नालंदा में चलाए थे, बिहार में चलाए थे। फिर वहां पे एक नया शासन आरंभ किया, नई व्यवस्था खड़ी की और दूसरे ही साल उनको चीन, उस समय तिब्बत कहा करते थे, तो तिब्बत आक्रमण करने के लिए वो उतावला हो रहे थे। तो क्या हुआ कि 1205 में उनका एक सपना था कि असम से होके तिब्बत को जीतना और तिब्बत से होके बाकी जो है साउथ ईस्ट एशिया जो है, अभी का जो दक्षिण पूर्व एशिया, तो वहां तक उनको अफगानिस्तान की सभ्यता
या इस्लामिक सभ्यता को वहां पे पहुंचाना है। ये उनका एक सपना था। तो उन्होंने 1205 में ये सोची और जो भी प्लानिंग वगैरह है वो किया। उसी समय उन्होंने एक, कहते हैं कि एक जनजातीय मुखिया जिसका नाम था मैस, कोई मैस जनजाति के मुखिया थे। मैस जो है असम में भी है अभी, और नेपाल के तराई इलाके में भी पाए जाते हैं। वो बोडो जनजाति के एक भाग हैं। तो एक मैस के मुखिया को उन्होंने गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि उसको जबरन इस्लाम में दीक्षित किया गया, और उनसे वो इंफॉर्मेशन निकाले, वो रास्ता उनको पूछा कि कैसे जा सकते हैं तिब्बत तक, और कैसे कामरूप से होके जा सकते हैं। तो उनका नाम बाद में जब वो कन्वर्ट हुए, इस्लाम ग्रहण किया, तो उनका नाम हो गया अली मैस। तो अली मैस ने बताया कि ऐसे रास्ते हैं, वो जा सकते हैं। तो साथ ही साथ जब ये प्रस्तुति चल रहा था, उसी समय महाराज पृथु को ये पता चला कि उनके धरती से होके वो तिब्बत आक्रमण करने वाले हैं, यानी कामरूप भी आक्रमण करेंगे। तो ये पता चलते ही ऐसा कहा जाता है, तबक़त नासिरी में लिखा है कि उन्होंने अपना मैसेंजर तुरंत भेज दिया, दूत भेज दिया, और बताया कि तिब्बत आक्रमण करना ठीक नहीं होगा, और वो आक्रमण वो स्थगित करे। लेकिन बख्तियार खिलजी कहाँ मानने वाले थे, उनका तो सपना ही था ये, जल्द से जल्द जितना शोहरत है, जितना उनको इज्जत है, वो कमाना था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिखाना था कि वो श्रेष्ठ हैं। इसीलिए वो बात नहीं माना। तो उन्होंने 1205 के करीब दिसंबर के एकदम लास्ट में उन्होंने अपना यात्रा शुरू किया। शुरू करते करते वो उसके साथ जो है करीब 10 से 12 हजार घुड़सवार कैवलरी फोर्स लेके वो आए। और ये 12 हजार जो फोर्स है वो बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश से होके आके करतोया जो नदी है, करतोया नदी के पास से होके, जब वो कामरूप के दरंग जिले के एक जगह था, वहाँ बर नदी है, एक नदी है, वो बहुत ही बड़ा नदी है। तो वहां तक वो लोग पहुंचे। तब वहां से अली मैस जो है, वहां से वो विदाई लेके वो अपने रास्ते चले गए, और बख्तियार खिलजी को बताया कि यही रास्ते से जाएंगे तो तिब्बत पहुंचेंगे। तो ये जब खबर उनको मिला, पृथ्वी को मिला, तो उन्होंने अपनी सेना को प्रस्तुत किया, और तिब्बत के जो उस समय के मुखिया थे, तिब्बत अभी के इतिहासकार कहते हैं वो एग्जैक्ट तिब्बत नहीं पहुंचे थे, वो सिर्फ तवांग तक पहुंचे थे। तो तवांग के जो बुद्धिस्ट जनजाति के, बुद्धिस्ट धर्म के मानने वाले जो भी वहाँ के मुखिया थे, बहुत सारे लोग थे, तो उनको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया गया था। तो वहां पे वो लोग प्रस्तुत होके बैठे। अब ये ऐसा हुआ कि बोरनदी जो नदी है, उसके ऊपर से एक पुल पत्थर के एक पुल हुआ करते थे, बहुत ही लंबा पुल। उसमें 20 पत्थर लगा के वहां पे वो पुल बनाया गया था, जोड़ के। तो उस पुल को सुरक्षित करने के लिए दोनों साइड में 2 आमीर और बहुत सारे सेनाओं को वहां छोड़ के बाकी सेना लेके वो आगे निकल गए, क्योंकि पृथु ने उनको पहले ही बता के रखा था, तवांग के जो भी मुखिया है और लोग हैं, तो इसीलिए वो प्रस्तुत होकर बैठे थे। तो बर नदी से करीब 15 दिन उन्होंने मार्च किया। मार्च करते करते दरंग, अभी के 2 दरंग जिले हैं, तेजपुर के आसपास के इलाके से, वहां से वो करीब 10 से 12 हजार, करीब 100-150 के करीब वहां छोड़ा नदी को, पुल को सुरक्षित करने के लिए। बाकी उनके साथ ही चले गए। तो वहां वो लोग 15 दिन पहाड़ियों के बीच झरनों को पार करते हुए
ऊबड़ खाबड़ जमीन को पार करते हुए, जैसे आप अभी तवांग जाएंगे तो आपको पता चलेगा कितना ही एक कठिन, उस समय तो और कठिन हुआ करता था। तो वहां से वो गए, जाके जब वहां पहुंचे 16वें दिन में अचानक वहां से हमला हुआ। पहले तो बख्तियार खिलजी जैसे वो पहले भी करते थे, वो तवांग पहुंचते ही वो लूटपाट मचाने शुरू किया, गांव को लूटने लगे। क्योंकि वहां के लोग प्रस्तुत होकर रखे थे तो इसीलिए उनको समय पहले से ही पता था कि इसको कैसे करना है, रिटालिएट। तो रिटालिएशन हुआ और प्रथम दिन भर की जो लड़ाई थे, प्रथम दिन की, उसमें बहुत सारे सिपाही उनके मारे गए, घुड़सवार मारे गए। तो शाम होते होते जब थका, वैसे भी 15 दिन के जर्नी के बाद वो लोग थके हुए थे, तो उस युद्ध में भी बहुत सारे मारे गए। तो बख्तियार क्या होगा, अब क्या करें, अभी हमारे लोग तो मर रहे हैं, वो लोग बहुत स्ट्रांग हैं तुलनामूलक पहले के हिसाब से। तो बख्तियार खिलजी के उसी समय कुछ सिपाहियों ने वहां के लोकल एक योद्धा को बंदी बनाया, बंदी बनाने के लिए सक्षम हुआ, तो उनको लेके आए बख्तियार खिलजी के सामने। तो बख्तियार खिलजी ने उसको पूछा कि आपका प्लान क्या है, आपका कितने सिपाही है, कैसे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर आक्रमण किस तरह से चल रहा है। तो जो बंदी थे, लोकल बंदी थे, उन्होंने बताया कि हमारे लोग अभी बहुत अच्छी तरह जंग करने के लिए रेडी है, और कल सुबह होते ही और 50,000 सिपाही जो है कर्मापट्टन बोल के एक जगह से फिर आने वाले हैं। इतिहासकार मानते हैं कि स्पेशली के.एल. बरुआ, कनकलाल बरुआ मानते हैं कि ये कर्मापट्टन जो है वो एक्चुअली दरंग जिले में एक गांव है अभी भी, वो कुमारी काटा गांव का ही नाम है, जो कि वहां से करीब कुछ घंटों की दूरी में है। तो जब उनको ये पता चला कि कर्मापट्टन से, मिन्हास के द्वारा लिखा हुआ जो शहर का नाम है, कर्मापट्टन से करीब 50,000 सिपाही आने वाले हैं, ये सुनकर बख्तियार खिलजी और उनके साथियों के बीच अंदर एक सिहरन सी होने लगी, और उनके बीच भयंकर एक परिस्थिति होने लगा कि अब क्या होगा, कल तो सारे हम मारे जाएंगे, हम लोग तो 10,000 हैं और वो लोग पहाड़ी के योद्धा हैं, और वो लोग अगर 50,000 आ गए तो हम लोग तो सारे मारे जाएंगे। अभी ऑलरेडी मारे जा चुके हैं आधा, बहुत सारे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि डिसाइड किया, रातों रात उनके कैंप तोड़े, और बहुत ही अफसोस के साथ, बहुत ही ग्लानि मतलब दुख के साथ, परास्त होने का जो पीड़ा है उसके साथ, वो रातों रात वहां से वापसी का तैयारी की। तो एक ही दिन वहां लड़ाई हुआ और बहुत सारे लोग मारे गए। जब वापस आए, इसी क्षण का महाराज पृथु इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था ये तो बिल्कुल पीछे आएंगे, लौट के आना है उनको, वहां वो टिक नहीं पाएंगे। तो वो लोग जब पहाड़ी से नीचे उतरे, उससे पहले ही उन्होंने सारे घास जो है, ये मिन्हास सिराज लिखते हैं कि जो रास्ते थे, रास्ते का आसपास का बहुत सारा इलाके का जो घास है, जंगल है, वो जला के राख कर चुके थे। वहां ना एक घास का पत्ते मिलते थे, ना कोई पौधा मिला था, सब जला के राख कर दे ताकि घोड़े के लिए चारा ना बचे। और आसपास के गांव जो है वो खाली करवा लिया गया था, ताकि कोई उनको लोगों के लिए खाना ना दे सके। गांव सारे के सारे खाली कर दिए गए, घास जंगल सब जला दिए गए, और उनको वहां से आना पड़ा। पहाड़ी के नीचे उतरते ही दुर्बल, व्यथित, हारे हुए, थके हुए बख्तियार खिलजी के सिपाही के ऊपर पृथु की जो सेना थे, उन्होंने बीच बीच में आक्रमण करने लगे। पीछे से आक्रमण हुआ, एम्बुश किया गया, और 100-150 से लेके प्रत्येक बार जब भी आक्रमण होते थे, 100-150 से ज्यादा, 500 से ज्यादा उनकी घुड़सवार मारे जाते थे। तो वैसे पीछे आते आते गए, करीब 12 से 13 दिन उनके ऊपर आक्रमण हुआ, और करीब 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 उनकी 1/3 जो है वो सिपाही मार के खत्म हो गए। जब वो
आने के बाद वो सोच रहे थे कि जैसे भी हो, अगर बौर नदी के जो पुल है वो पुल अगर पार हो जाएंगे उस तरफ, फिर वो बच जाएंगे। जैसे तैसे वो गौड़ जो है, जो लखनऊ होती है, वहां पहुंच जाएंगे और दूसरी साल, पिछले साल, नेक्स्ट ईयर वो तैयारी करके फिर वो आक्रमण करेंगे। लेकिन पृथु की आर्मी ने, पृथु की सेना ने वो पुल जो सुरक्षा करने के लिए जो भी सिपाही वो रख के गए थे उनको भी परास्त किया, और वो पुल की जो है बहुत सारे जो पत्थर है वो हटा दिए ताकि उस तरफ ना कोई ना जा सके। सो ये एक तरह से एक फंदा जैसा बन गया, और पीछे से लगातार वो आक्रमण करते करते आते रहे। बख्तियार खिलजी और उनके साथ जितने भी सिपाही थे बचे हुए, जब पुल तक पहुंचने के बाद उनको वो देखा कि यहाँ तो उनके सेनापति पहले जो वहां आमिर जो है वो छोड़ के गए तो वो नहीं है, ऊपर से वो पुल टूटा हुआ है, तो उस तरफ जाने का कोई साधन नहीं है, और इतना समय भी नहीं है कि वहां कोई नाव वगैरह बना ले, क्योंकि पीछे से पृथु की सेना उनके ऊपर लगातार आक्रमण कर रहे थे। तो सभी वहां क्या करे क्या ना करे यही डिस्कशन चल रहा था। वो लोग बहुत ही आनंद फानन में थे। तभी एक सिपाही ने खबर लाया कि वहां से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर एक मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ बहुत सारे मूर्ति रखे हुए हैं। उनमें से एक बड़ा सा करीब 40 माउंट का, 40 मौन, जो एक माउंट में 40 केजी होते हैं, तो 40 माउंट का एक बड़ा सा सोने का एक प्रतिमा भी है, ऐसा खबर लाया उन्होंने। और बख्तियार खिलजी को बताया कि हम लोग वहां जाके छुप सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, और कुछ समय बाद वहीं हम लोग नाव वगैरह बना के फिर आके इन नदी को पार कर सकते हैं। तो साथ ही साथ बख्तियार खिलजी ने डिसीजन लिया कि मंदिर में छुपेंगे। जो इंसान जिंदगी में भारत में आने के बाद ऐसे धार्मिक मंदिरों को या बिहार को ध्वस्त कर रहे थे, जो एक बहुत ही फैनेटिक थे, तो वो जाके अभी मंदिर में वो शरण लेने चले गए। तभी पृथु वहां पे आने के बाद उनके सारे जो सिपाही थे और गांव के आसपास के गांव थे उन लोगों को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो मंदिर को ध्वस्त नहीं करेंगे, वो आक्रमण नहीं करेंगे मंदिर के अंदर, क्योंकि आक्रमण होगा तो उनको मारना पड़ेगा और मारने की वजह से वो अपवित्र हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने जानबूझकर सब कुछ जानते हुए भी कि वहां जाने से उनका बख्तियार खिलजी का अंत पूरा ही श्योर है, लेकिन उन्होंने अटैक नहीं किया और चारों तरफ बम्बू के बड़ा सा एक वाल बना के लोगों को वहां पे जुटा के रखा। जब 1-2 दिन हो गए, जब खाना मिलना खत्म हो गया, जो भी खाना वो लोग लाए थे, जैसे घोड़े वगैरह मार के खा रहे थे, वो भी खत्म हो गए, पानी मिलना बंद हो गया क्योंकि सब बंद कर दिया गया, तब उनके सिपाहियों के बीच विद्रोह होने लगा। बख्तियार खिलजी को बोला कि हम लोग जितने हैं अगर यहीं बैठे रहेंगे तो मारे ऐसे भी जाएंगे, और बाहर निकलेंगे अगर ये बेड़ा जो है, बम्बू का जो वाल है, अगर वो पार हो गए तो जैसे तैसे अगर नदी पार हो गए तो कुछ ना कुछ तो होगा, जिंदा रहेंगे। तो यही डिसीजन लेके उन्होंने क्या किया कि सारे घोड़े जो है जितने भी थे 500-600 जो बचे हुए थे, वो लेके एक ही जगह में उन्होंने तेजी से आके जो बम्बू के वाल थे वो तोड़ के चले गए और सीधा वो नदी के पास चले गए कि उस तरफ जाना है। तभी उसके पीछे पीछे सिपाही जो भी पृथु के सिपाही जो पीछे पीछे आए, और आने के बाद जब देखा कि अभी उपाय नहीं है, बाहर पीछे तो नहीं जा सकते हैं, नदी को पार करना ही पड़ेगा, तो कुछ 1-2 सिपाही जो है वो जमीन में नदी में चले गए। एक सिपाही जैसे ही कुछ दूर चले गए नदी में, बाकी सिपाहियों के बीच में एक खबर फैलने लगी कि इस तरफ थोड़ा कमती पानी है, यहाँ से डूबने का चांसेस कम है और यहाँ से निकल सकते हैं। जैसे ही ये खबर फैला, सारे सिपाही नदी में कूद गए, इंक्लूडिंग बख्तियार खिलजी। तो आनंद फानन में सारे उतर गए और
पानी बहुत गहरा था, जो सिपाही कुछ दूर गए थे वो भी डूब गए। उनके साथ जितने गए थे उसमें से 90% सारे डूब गए घोड़े के साथ। और ये जो शर्म है, जो शर्मनाक हार है, उसको बताने के लिए बख्तियार खिलजी बच गए। उनके मिन्हाज सिराज लिखते हैं तबाकत ई नासिरी में, करीब 100 से कम सिपाही बचे और उस पार पहुंच पाए। जो इंसान 12,000 सिपाही लेके आए थे वो 11,900 के करीब सिपाही गवाए, परास्त हुए और उस तरफ पहुंचे। जब वो बंगाल पहुंचे, बंगाल पहुंचने के बाद एक हारे हुए सिपाही का जैसे होता है इंसान का जो मन होता है वैसा था। और तबाकत ई नासिरी में लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी जो है वो घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि वो जब भी शहर में निकलते थे तभी छत के ऊपर से वो जो मरे हुए सिपाही की विधवा, उनके बच्चे सारे उनके ऊपर थूकते थे कि कैसे इंसान हो, तुमने सारे हमारे परिवारों को, हमारे पतियों को, पिताओं को वहां लेके मरवा दिया। तो इसकी वजह से उनकी इतनी शर्मनाक परिस्थिति हुई कि वो डिप्रेशन में चले गए और बीमार हो गए। बीमारी के समय ही वहां पे और एक उनके ही खानदान के कोई लोग थे, अली मर्दान खलजी बोल के, उन्होंने उनको बिस्तर में ही चाकू से घोद के मार डाला। तो ऐसा अंत हुआ बख्तियार खिलजी का। और इनका जो अंत हुआ वो महाराज पृथु के कारण हुआ। तो महाराज पृथु ने नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार और बंगाल को लूटने वाले विध्वंसी जो बख्तियार खिलजी थे उनके ऊपर उन्होंने बदला ले लिया। इसके बाद महाराज पृथु कामरूप की राजधानी अभी के जो उत्तर गुवाहाटी है वहां तो थे ही थे, फिर वो जलपाईगुड़ी जो आधा अंश जो है अभी बांग्लादेश में है, रंगपुर जिले में है, तो वहां पे कारोतया नदी के पास, जो अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था, जैसे वहां पे खनन कार्य में बहुत सारे एक पैलेस मिला है, तो वहां पे उन्होंने और एक राजधानी प्रतिष्ठा की, बहुत सारे फोर्टिफिकेशन की, क्योंकि वो धार्मिक इंसान थे। तो उन्होंने वहां पे एक मंदिर भी बनाया, जलपेश्वर देवता, भगवान शिव के अन्य एक नाम। तो वहां पे उन्होंने एक मंदिर बनाया, जलपेश्वर मंदिर। और वहां पे बहुत सारे फोर्टिफिकेशन, जमीन के जो वाल्स वगैरह है वो बनाए ताकि और आक्रमण नहीं हो सके। लेकिन 1206 में वो घटना हुआ जिसके ऊपर नॉर्थ गुवाहाटी में, उत्तर गुवाहाटी में एक बढ़िया सा एक हिस्टोरिक प्लेस है, जगह है, जो कानाई बोरोखीबुआ हिल, बहुत सारे पत्थर है, वहां पे एक पत्थर है कानाई बोरोखीबुआ हिल। वहां पे एक शिलालेख मिलता है कि 1206 में तुर्क जो कामरूप में आए थे उनको 27 मार्च, अब अंग्रेजी में जो ट्रांसलेट करके मिलता है उस समय को, वो है अंग्रेजी के साल महीना 27 मार्च 1206 को वहां पे उनको परास्त किया गया था और ध्वंस किया गया था। तो उससे पता चलता है कि ये महाराज पृथु ही था जिन्होंने बख्तियार खिलजी को हारने पर, यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। 1206 के बाद बहुत सालों तक, करीब करीब 21 साल कामरूप में आक्रमण नहीं हुआ। ये बंगाल के उस समय सुल्तान को साहस नहीं हुआ, 21 साल तक लोग चुपचाप रहे, आक्रमण नहीं हुआ। लेकिन 1227 में गयासुद्दीन इवाज खिलजी, और एक खिलजी ट्राइब्स के वहां के सुल्तान थे, नवाब थे। उस समय इल्तुतमिश दिल्ली के सुल्तान हुआ करता था। तो इल्तुतमिश से उन्होंने विद्रोह किया और बंगाल को वो एक स्वाधीन घोषणा करते हुए
वो अपने आप को सुल्तान घोषित किया। और उनका एक सपना था, जैसे बख्तियार खिलजी का सपना था कि उत्तर पूर्व से होके साउथ ईस्ट एशिया में अपना जो राज्य है उसको विस्तार करना है, उनका सभ्यता जो है उनको विस्तार करना है। तो गियासुद्दीन इवाज खिलजी भी वही रास्ते से आए जिस रास्ते से उससे पहले 1206 में 5-6 के बीच बख्तियार खिलजी आए थे। तो गियासुद्दीन वहां से आए। तबाकत नासिरी में लिखते हैं कि गियासुद्दीन खिलजी जो है वो असम से वो बहुत सारे घोड़े घुड़सवार के साथ फोर्सेस भी लाए थे, बहुत सारे बड़े बड़े जहाज भी लाए थे। तो ब्रह्मपुत्र से होके वो कामरूप राज्य के बीच से होके सदिया तक पहुंचे थे, जो कि असम के एकदम अंतिम छोर में है। तो उसके बाद लेकिन जब वो वापस आए, ठीक उसी तरह जिस तरह से बख्तियार खिलजी वापस आते समय उनको वो हार का सामना करना पड़ा था, ठीक उसी तरह जब गियासुद्दीन इवाज खिलजी जब नौगांव पहुंचे सदिया से वापस आके, नौगांव में जब वो थे उस समय उन्होंने बहुत सारे ध्वंसलीला चलाई, वहां के मंदिर, वहां के स्थानीय लोगों के ऊपर अत्याचार चलाया, लूटपाट चलाया, और वहां वो लोग कुछ समय रहे। तब पृथु ने फिर एक बार गियासुद्दीन इवाज खिलजी को परास्त करने के लिए लोग, उनके सिपाही और स्थानीय लोगों को साथ लेकर फिर वहां पे उनके ऊपर आक्रमण किया। वहां पे और एक शिलालेख मिलता है गोस्टल इंस्क्रिप्शन बोल के। गोस्टल इंस्क्रिप्शन में ये लिखा है कि तुर्क को जो है वहां पे परास्त किया गया था। एक राजा का नाम लिखा वहां पे, विश्व सुंदर देवा। क्योंकि मैं आगे ही बोल चुका हूँ कि पृथु और विश्व सुंदर देवा एक ही इंसान है। तो इसी से ये प्रतीत होता है कि पृथु ने फिर एक बार गियासुद्दीन इवाज खिलजी को नौगांव में बुरी तरह से उनको भी परास्त किया। उनका आधा से ज्यादा सिपाही नौगांव में, जो मिडिल आसाम में है अभी, वहां पे वो खत्म हो गए। और जब उस समय वो जंग लड़ रहे थे, उसी समय उनके पास एक खबर आया बंगाल से कि उस बंगाल में जो है, क्योंकि वो विद्रोह कर चुके थे इल्तुतमिश के खिलाफ, इसीलिए इल्तुतमिश ने अपना जो बेटा था उस समय नासिरुद्दीन बोल के, मोहम्मद नासिरुद्दीन को गियासुद्दीन इवाज खिलजी के खिलाफ आक्रमण करने के लिए वहां से भेजा हुआ है। और यहाँ पे जब वो कामरूप में थे तो यहाँ पे ऑलरेडी उनका आधा सिपाही मर चुके थे, इसीलिए वो बंगाल में अपना राज्य को बचाने के लिए असम से वो तुरंत यहाँ से भागने के लिए शुरू किया। तो भागते हुए वो गए, लेकिन उनके पास जो स्ट्रेंथ था, क्योंकि यहाँ असम आक्रमण के समय वो सबसे सारे के सारे सिपाही लेके आए थे। मिन्हास लिखते हैं कि बंगाल को बचाने के लिए, लखनऊती को बचाने के लिए कोई सिपाही था ही नहीं, सब गियासुद्दीन के साथ असम आ गए थे। तो इसीलिए असम में आधा से ज्यादा सिपाही जब वो मारे गए और यहाँ खत्म हो गए, बंदी हो गए बहुत सारे, तो जब वो पहुंचे तो आधा सिपाही आधा स्ट्रेंथ के साथ वो बंगाल पहुंचे नासिरुद्दीन को सामना करने के लिए, इल्तुतमिश का बेटा। तब जो आधा सिपाही के साथ गियासुद्दीन इवाज खिलजी नासिरुद्दीन के साथ लड़ाई किया। असम में हार चुके वो सिपाही, जो मॉरल ऑलरेडी डाउन है, वही सिपाही के साथ वो फिर नासिरुद्दीन के स्ट्रॉन्ग जो सिपाही है, दिल्ली से आए थे, बिहार से लेके आए थे, तो उनके साथ लड़ाई करते करते वो हार गए, हारना था उनको। तो गियासुद्दीन इवाज खिलजी को नासिरुद्दीन के सिपाहियों ने उनको मार डाला। तो नासिरुद्दीन अभी बंगाल के नवाब बने, और 1227 का जो असम आक्रमण था उसको भी पृथु ने ध्वस्त किया। बख्तियार खिलजी जैसे भाग के यहाँ से अधमरा होके गए थे, उसी तरह गियासुद्दीन खिलजी भी यहाँ से अधमरा होके वापस गए और असम को स्लेव डायनेस्टी के अंदर, गुलाम डायनेस्टी के अंदर जाने से बचाया। और ये परंपरा जो है 1671 तक
1671 तक, जो बहुत फेमस बैटल ऑफ सरायघाट हुआ था, उस समय तक और आज तक इवन इतिहास में ये प्रमाणित है कि कामरूप के और एंशियंट असम और बाद में अहोम द्वारा जो असम के जो राज हुआ था असम में, उनके दिन में भी असम के लोगों ने पश्चिम से आने वाले आक्रांताओं को परास्त किया और असम को सुरक्षित करके रखा। तो इसीलिए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया वेल्सली हेग लिखते हैं कि देयर इज ओनली 2 हिंदू किंगडम्स इन ईस्टर्न इंडिया दैट सक्सेसफुली रेजिस्टेड द मुस्लिम इन्वेडर्स फॉर सेवरल सेंचुरीज। उसमें से एक है ओडिशा और एक है कामरूपा। तो इससे ये प्रतीत होता है कि महाराज पृथ्वी द्वारा जो प्रारंभ किया गया था आक्रांताओं को यहाँ से भगाने का और उनके साथ लड़ाई करने का, यही परंपरा बाद के बहुत सारे आक्रमण, असम में कहते हैं कि 17 से ज्यादा बार आक्रमण हुआ, लेकिन हर बार असम के लोगों ने, कामरूप के लोगों ने मिलजुल के एकजुटता दिखाई और आक्रांताओं को यहाँ से परास्त करके भगा दिया। तो ये जो इतिहास है वो हमारे आज के जो इतिहास की किताब है उसमें आपको नहीं मिलेगी। महाराज पृथु को तो बहुत सारे इतिहासकारों ने डाउट में रखा है। तो अभी मैं आता हूं कि महाराज पृथु का अंत कैसा हुआ। जब मोहम्मद नासिरुद्दीन बंगाल के नवाब हुआ, जब बना, तो उनको ये खटकने लगा कि ये कौन सा आदमी है जो बार बार हमारे आक्रमण को परास्त कर रहे हैं। तो उनको बदले का भावना आया कि उनको बदला लेना है और उनको खत्म करना है, नहीं तो ये आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारे जो एम है साउथ ईस्ट एशिया में जाने का, तिब्बत होके चाइना जाने का, उसको हमको कंप्लीट करना है और ये सबसे बड़ा रोड़ा है, इसको हटाना है। तो इसीलिए दिल्ली और बिहार से रिक्रूटमेंट करके बहुत बड़ा एक सिपाही का दल तैयार किया गया, फोर्स तैयार किया गया नासिरुद्दीन द्वारा। और दूसरे ही वर्ष 1228 में, 1227 में वो नवाब बने और 1228 में ही वो कामरूप आक्रमण करने लगा। असम के सिपाही बहुत ही जोरदार तरीके से पृथु खुद जंग में गए, युद्ध किया, आधा से ज्यादा नासिरुद्दीन के सिपाही को मारा, खुद भी मरे। और लेकिन जब अंत हुआ लंबी लड़ाई के बाद, तब वो उनके सिपाही परास्त हो चुके थे। नासिरुद्दीन विजय हो रहे थे उस परिस्थिति में। तो वो देख के महाराज पृथु जो है वो उन्होंने मन किया, ये निश्चय किया कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, आक्रांताओं के हाथों नहीं जाएंगे, बंदी नहीं बनेंगे। तो इसीलिए उन्होंने, मैंने जो जगह बताई थी वहां पे उन्होंने अपने बलिदान देके देह त्याग किया। लेकिन जाते जाते वो इतना कमजोर कर गए, नासिरुद्दीन की जो सिपाही थे, उनकी जो शक्ति थे, कि वो असम में परमानेंटली नहीं रह पाए। वो असम को, कामरूप को उनके साथ शामिल नहीं कर पाए। तो स्थानीय एक राजा को वो जिम्मेदारी देके, टैक्स देने का वो वादा लेके एक संधि करके वो फिर वापस चले गए। लेकिन नासिरुद्दीन भी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। वो वापस जाते ही गौर में, बंगाल में उसका भी देहांत हो गया। तो ऐसे महाराज पृथु थे जिन्होंने उत्तर पूर्व को ही नहीं, सिर्फ उत्तर पूर्व को ही नहीं, वो तो सारे साउथ ईस्ट एशिया को ये आक्रांताओं से बचाया। नहीं तो आज वहां सभ्यता अलग ही होना था, वहां संस्कृति अलग ही होना था। तो इसीलिए महाराज पृथु जो है, उनका जो वीरता है, ये वीरता हमारे महान भारत के महाराज पृथ्वीराज चौहान से कोई गुना, कोई मायने में कम नहीं है। मेरे ख्याल से उस समय तुर्की और अफगानी जो भी आक्रांता थे, उनको
सक्सेसफुली रेजिस्ट करने का, जो फाइट करने का जो साहस किया और विजय भी रहे, वो सिर्फ 2 ही भारत के राजा थे। एक तो है प्रथम तराइन की लड़ाई में 1191 में, वो थे मोहम्मद घोरी को परास्त करने वाले महाराज पृथ्वीराज चौहान, और द्वितीय है 1206 और 1227 में बख्तियार खिलजी और गियासुद्दीन इवाज खिलजी को परास्त करने वाले महाराज पृथु कामरूप की। लेकिन हमारे इतिहास में ये नहीं बताया गया, क्योंकि कोई एजेंडा के तहत हमारे इतिहास को लिखा गया है और हम स्वाभिमानी ना हो सके, इसीलिए ऐसा हम लोग को इतिहास में दिखाया गया है कि भारत की संस्कृति दुर्बल है, भारत के राजा दुर्बल थे, कोलैबोरेट करते थे। तो इसीलिए आज जो मुझे ये मौका दिया गया, आज आपके सामने ये कुछ वक्तव्य रखने के लिए, मैं आभार मानता हूँ डॉक्टर नीलांजन दे जी को और करीमगंज डिस्ट्रिक्ट भारतीय इतिहास संकलन समिति को। और आगे भी ऐसा मौका मिले तो हम लोग और चर्चा करेंगे। आप लोगों ने भी हमारे वक्तव्य को बहुत ही धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए भी धन्यवाद। सबको सादर प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद रক্তিम जी, आपने इतनी सुंदर तरीके से आसाम का जो गौरवमय का इतिहास है और इतिहास को अपने जिस तरीके से हमारे सामने रखा, ये सबसे बड़ी बात यही है कि हम अभी तक सिर्फ बख्तियार खिलजी को आक्रमण करते ही सुना था, और कभी इतना बढ़िया तरीके से उन्होंने जो परास्त हुआ, इसके बारे में इतिहास की किताब में हम लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए बख्तियार खिलजी बांग्ला का आक्रमण हुआ है, इसके बारे में सबको पता है, बख्तियार खिलजी ने ऐसा किया, लेकिन बख्तियार खिलजी का हालत जो इतना टूटा फूटा उन्होंने बना दिया महाराज पृथु ने, इसके बारे में हमारा जो जनरेशन है उन लोगों को पता ही नहीं है। तो इसीलिए आपने आज जो गौरवमय इतिहास जो हमारे सामने रखा, इससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नए चीज जानने को मिलेगा। और इसी तरह से भारतीय इतिहास संकलन योजना और इसके साथ भारतीय इतिहास संकलन समिति काम कर रहा है, वही भारत का गौरवमय इतिहास को पुनर्जीवन करने के लिए। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और भारतीय इतिहास संकलन समिति करीमगंज जिले की ओर से आपको फिर से एक बार धन्यवाद जनाता हूँ, और दर्शकों ने हमारे साथ जो रहे उन लोगों को भी हमने धन्यवाद जनाता हूँ जिला समिति की ओर से। फिर एक बार हम नेक्स्ट संडे को फिर से एक बार हम मिलेंगे एक नई टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।